तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था, एक रिकैप लेते हुए हम चलते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में क्या था हमारा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है। तो हमारा दो क्लासिफिकेशन था, एक था टर्मिनेटिंग और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट था, एक था रेकरिंग और दूसरा था नॉन रेकरिंग। अब थोड़ा सा रिकैप लेते हुए चलते हैं, ये चीजें होती क्या है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग एक ऐसा रेशनल नंबर जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो, जिसको जो यूनिक हो, इन द सेंस यूनिक हो, तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर 1/10 लेते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 0.1। अब यहाँ पॉइंट के बाद क्या हुआ कि यहाँ सिर्फ एक डिजिट है और इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये रुक गया। ये एक प्रॉपर यूनिक सा रेशनल नंबर है, मतलब इसको हम लोग नंबर लाइन पे यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या है, अगर पॉइंट के बाद हम इसे देखें, इसे ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट आ रहा है और इसके बाद ये रुक जाता है, प्रॉपरली डिविजिबल होता है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स के बाद ये जो फ्रैक्शन है ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और ये रुक गया, इसका जो रिजल्ट आता है वो रुक गया, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कल देखा था 1/7, इसे जब हम डिवाइड कर रहे थे तो इसका जो वैल्यू है वो आगे चलता ही जा रहा था। पॉइंट के बाद कुछ सर्टेन डिजिट्स आए थे, इसके बाद ये चलता ही जा रहा था। अंडरस्टूड? तो ये आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टर्म्स होते हैं, एक होते हैं रेकरिंग, दूसरा होता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग क्या होता है भैया? तो रेकरिंग होता है जिसमें कि पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर एक अपने आप रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 1/7, सोचो एग्जाम्पल देते हैं 1/3, ठीक है। अब 1/3 जब हम करते हैं तो यहाँ पर 0.333 ऐसे आगे चलता ही जाता है। ये हमने कल लास्ट लेक्चर में अपने एग्जाम्पल लिया था और एक 1/7 का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 0.3 के ऊपर जब हम रेकरिंग लगा देते, बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो डिजिट है वो खुद को रिपीट कर रहा है। सिमिलरली 1/7 में भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजिट रिपीट करता है खुद को। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है रेकरिंग के अंदर में। अब नॉन रेकरिंग क्या होता है? जो रेकरिंग नहीं होता वो नॉन रेकरिंग होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो डिजिट्स हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट कर रहा है। 1/7 में पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजिट खुद को रिपीट करता है, लेकिन नॉन रेकरिंग में क्या होता है कि जो डिजिट्स हैं वो यूनिक होते हैं और वो खुद को रिपीट भी नहीं करते। ये आता है हमारा नॉन रेकरिंग के अंदर। अब हमने दूसरा चीज देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बॉक्स के अंदर हमने अपने लास्ट लेक्चर में डाला हुआ था उस चीज को, जो कि था रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रेकरिंग होते हैं, ठीक है। या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रेकरिंग होंगे, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग बन जाता है तो ये केस हमारा होगा इर्रेशनल नंबर का।
इस चीज को हमने कल समझा था। रेशनल में क्या होता है, इर्रेशनल में क्या होता है। इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रेकरिंग होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रेकरिंग बनता है तो ये हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। और अगर टर्मिनेटिंग होता है तो वो रेशनल होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग होता है तो वो रेशनल होगा। ऑल राइट, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेकरिंग नंबर्स इन P by Q फॉर्म। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि रेकरिंग नंबर्स जो होते हैं, अब हमने सबसे पहले तो अभी देख लिया, अभी हमने ऊपर देखा कि ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग जो होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। अब ये जब रेशनल नंबर होता है, ये वाला जब रेशनल नंबर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब इसे हम P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस चीज को हम देखेंगे कि P बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फाइन, तो इसमें एक हम प्रॉपर सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो हमारे पास है 2.56173, इसे हमें लिखना है P बाई क्यू फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, सोचो कैसे लिखेंगे इसे। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जहां पर भी पॉइंट है इसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले इस ये जो नंबर है हमारा, ये वाला जो नंबर है हमारा, इसे एज इट इज लिख दो 25617 इसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 1 के आगे 0 लगा दो। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 zeros लगा दो। ये हमारा बन गया इसका P बाई क्यू फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0.0013, मान लो इसे हमें P बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, अब देखो सबसे पहले हमने बोला कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसे एज इट इज लिख दो। तो 00013 ये हो गया। अब पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, उतना 0 लगा दो 1 के आगे। ठीक है, ये हमारा बन गया P बाई क्यू फॉर्म, किसका, इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 112.0005, इसे हमें लिखना है P बाई क्यू फॉर्म में। अब इसे कैसे लिखे भैया, अब देखो हमारा क्या था प्रोसीजर, सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसे एज इट इज लिख दो 1120005। अब इसके बाद क्या करना है भैया, तो इसके बाद क्या करना है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, तो 1 के आगे उतना 0 लगा दो। ये हो गया हमारा सिंपल P बाई क्यू फॉर्म इसका। ये हम समझ गए। अब देखो अपने पहले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जो कि था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेकरिंग नंबर्स इन P बाई क्यू फॉर्म। अब देखो रेकरिंग नंबर्स जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में जो भी रेकरिंग नंबर्स होते हैं उसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में मानते हैं। अगर वो रेशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे हम P बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब उसे हम P बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो करते हैं यार, जब कर सकते हैं तो करते हैं ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था 1/3,
जिसका हमारा जो आंसर आ रहा था 0.3333 ऐसे आगे चलता ही जा रहा था, जिसे हमने लिखा था 0.3 बार, जिसे हम पढ़ते हैं 0.3 रेकरिंग। यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो डिजिट है ये खुद को रिपीट कर रहा है। डेसिमल के बाद 3 जो है वो खुद को रिपीट कर रहा है, इसे हम बोलेंगे 0.3 रेकरिंग, 0.3 बार। ऑलराइट, अब इसे हमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखे, देखो जो भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर जो नंबर है हमारा वो है 0.3 रेकरिंग, इसको तुम x मान लो, x इज इक्वल टू 0.3 रेकरिंग। ठीक है, अब इसे तुमने x मान लिया। अब इसे क्या करो, देखो यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ मेथड्स है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो इसका आंसर इजीली निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है कि जिस नंबर को भी p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसे तुम x कंसिडर कर लो। तो हमने x को मान लिया 0.3 रेकरिंग, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3333 ऐसे आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है उतने से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को और इसको भी। तो x क्या है हमारा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। जब एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे 1 के आगे उतने जीरो लगा देंगे। मतलब यहाँ पर एक डिजिट यूज हुआ है तो 1 के आगे एक जीरो लगा देंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। इधर 10x हो गया, इधर हो गया 10 इंटू 0.333। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू 3.333। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, इस चीज को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 ऐसे आगे चलता ही जाएगा। ठीक है, अब जब 3 प्लस 0.333 हम करते हैं तो रिजल्ट हमारा यही आता है, दैट इज इक्वल्स टू 3.333। तो हमने क्या किया, इस स्टेप में 3.33 को हमने ब्रेक करके 3 प्लस 0.333 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस, अब ये जो हमारा डिजिट, ये जो हमारा नंबर है, ये देखो इसे हमने क्या कंसिडर किया था, x। गेटिंग, तो यहां से हमने इसे x कंसिडर किया था, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस x। अब ये जो लीनियर इक्वेशन हमारा बना है इसे तो आपको सॉल्व करना आता है। क्या करेंगे, 10x जो है यहाँ से x जो है इक्वल्स टू के उस साइड पे है, इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस होगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। अब 10x में से एक x घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 9x, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1/3। x को हमने क्या कंसिडर किया था, 0.333 जो कि था 0.3 रेकरिंग। x का हमारा वैल्यू क्या आया, 1/3 जो कि सही है। 1/3 को ही हमने ऐसे लिखा हुआ था। हमारा सवाल था कि 0.3 रेकरिंग जो है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो हमारा 0.3 रेकरिंग है इसे हमें p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो x का वैल्यू हमारा आया 1/3 जो कि सही है। यहाँ पर हमने 1/3 ही कंसिडर किया था, हमारा आंसर 1/3 ही आना चाहिए था जो कि आ गया और यही सही है। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो ये जो कंसेप्ट है हमारा वो थरली क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो हमें 1.27 को ये मान लो हमारा सवाल है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.27 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 27 है, 27 ये सेट ऑफ डिजिट है, 27 खुद को रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पर
इस पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा कि 27 खुद को रिपीट कर रहा है। तो 27 के ऊपर हम इसे बार लगा सकते हैं। अब इसे क्या करना है, हमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, जिस नंबर को भी हमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है उसे हम x कंसिडर कर लेंगे। तो इसे हम ऐसे मान लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1.272727 एंड सो ऑन, आगे ये चलता ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, मैंने बोला था कि जितने भी सेट ऑफ डिजिट्स खुद को रिपीट कर रहे हैं 1 के आगे उतना जीरो लगा के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 और 7 दो डिजिट्स खुद को रिपीट कर रहे हैं, तो 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे और 1.2727 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये बन गया हमारा 100x, दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो देखो जितने भी जीरो होंगे उतना डिजिट क्रॉस करके ये जो डेसिमल पॉइंट है आगे चला जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट को जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 127.2727 एंड सो ऑन। अब इसे हमें ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा समथिंग प्लस 1.2727 ऐसा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो 127, इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि वो ऐसा कुछ ब्रेक हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ केस बन जाए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 127.2727 को सो ऑन, इसको इक्वेट कर देंगे y प्लस 1.2727 सो ऑन। तो यहाँ से y जो है हमारा निकल के आएगा 127.2727 माइनस 1.2727 एंड सो ऑन। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो y आएगा वो हो जाएगा 126। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा 126। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम लिख सकते हैं y प्लस 1.2727 और y का वैल्यू हमारा आया 126। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 126 प्लस 1.2727 एंड सो ऑन। अब देखो 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस, इसी चीज को तो हमने ऊपर माना था ना x क्या था हमारा, x था 1.272727 और वही चीज यहाँ पर भी है, तो इसे हम x लिख सकते हैं। फाइन, अब 100x में से x जाएगा तो वो हो जाएगा 99x, दैट इज इक्वल्स टू 126। ये जो x है इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो वो होगा 100x माइनस x, 100x में से एक x घटा देंगे तो वो हो जाएगा 99x, 99x इज इक्वल्स टू 126। यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आता है वो हो जाएगा 126 by 99, that is equals to 14 by 11. Fine. यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आया वो हो गया 14 by 11, that is equals to p by q form of the given recurring number। तो हमने इस नंबर को भी रिप्रेजेंट कर दिया p by q फॉर्म में। ठीक है, हमने एक और एग्जाम्पल लिया था जो कि था हमारा 1/7। अगर हम उसे सॉल्व कर पाते हैं तो ये जो कंसेप्ट है आपका वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप इसको समझ जाएंगे और कोई सा भी क्वेश्चन इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो हमारा क्वेश्चन है 1/7 का जो हमारा रिजल्ट आया था वो था कुछ 0.1
4 2 8 5 7 रेकरिंग। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसे आप करके आओगे। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा। इस प्रोसीजर को आप फिर से अच्छे से समझ लोगे, इसे आप अच्छे से नोट कर लोगे, दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लोगे, इसके बाद आप इस सवाल को लगाना। डेफिनेटली आपका ये सवाल एक बार में बन जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जस्ट अ मिनट। चलो, तो ये यहाँ तक हमारा थियरी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम एक चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा सवाल है ये, दो गिवन नंबर्स के बीच में, मान लो एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, इसके बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकाल के बताना है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक सवाल ऐसा है, मान लो हमारे पास है 1/7, ठीक है, और 2/7, इन दोनों के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर निकाल के बताना है। ठीक है, अब इसके बीच में हमें जब इर्रेशनल नंबर निकालना है तो 1/7 क्या होता है? 1/7 को अगर हम रेकरिंग टर्म में लिखते हैं वो हो जाएगा 0.142857 रेकरिंग। ये हमारा 1/7, और 2/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो वो आएगा हमारा 0.285714 रेकरिंग। फाइन। अब इन दोनों के बीच में हमें कोई सा भी एक इर्रेशनल नंबर बताना है। इनफैक्ट आप इसके बीच में बहुत सारे इर्रेशनल नंबर बता सकते हो। ठीक, अब इर्रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, सबसे पहले वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एज वेल एज नॉन रेकरिंग। अब जब ये दो प्रॉपर्टी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रेकरिंग होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पर्टिकुलर नंबर इर्रेशनल नंबर है। अब इसके बीच में हमें इर्रेशनल नंबर निकाल के बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन रेकरिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये दोनों नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब दोनों नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके बीच में एक कोई सा भी ऐसा नंबर बताना है जो कि नॉन रेकरिंग हो। तो इसके बीच में आपको जब नॉन रेकरिंग नंबर बताना है तो पहला डिजिट देखो आप, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आप ऐसे ले सकते हो 0 पॉइंट, मान लो हम 0 तो नहीं ले सकते, अगर 1 है और 2 है तो 1 ले सकते हैं हम। फिर से लिखते हैं 0.1 और 2, 1 और 2 के बीच में आप कोई सा भी डिजिट नहीं ले सकते, तो आप कंसिडर करो 1 है। ठीक है, अब दूसरे डिजिट पे जब हम मूव ऑन करते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। अब 4 और 8 के बीच में बहुत सारे डिजिट्स हैं, 5 6 7, आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 7 लेके चलते हैं, 7, अब जब हम 7 ले लिए तो 0.17 जो है वो इससे बड़ा है, इस वाले से बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है। ठीक है, तो 0.17 ऐसे आप ऐसे ले लो, 177, 1 1 4 टाइम्स 7, 1 5 टाइम्स 7, ऐसे जो हमारा ये सीक्वेंस बन रहा है, ये जो हमारा सीक्वेंस है वो नॉन रिकरिंग है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 17 है, यहाँ 177 है, यहाँ 1777 है, यहाँ 147 है, यहाँ 157 है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर डिजिट्स खुद को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही पहले से। तो इससे क्या हुआ कि ये वाला जो नंबर है ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। तो भैया ये कैसे इर्रेशनल नंबर हो गया? क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है। जब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है हमने जो लिखा है ये वाला नंबर ये इर्रेशनल नंबर है। ये तो हो गया हमारा एक नंबर। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में से, फिर से चलते हैं। 0 पॉइंट, ये 1 है, पहला डिजिट 1 है, यहाँ पर पहला डिजिट 2 है, तो हम सबसे पहले 1 लेंगे। दूसरा डिजिट है 4, यहाँ पर दूसरा डिजिट है 8, तो हम ले सकते हैं या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, 1 6, तो ऐसे हम आगे ले सकते हैं 0 6 00 6 000। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो रैंडम, बस आपको ऐसे कंसिडर करना है जैसे यहाँ पर पहला डिजिट दोनों का कंपेयर करना है, उसमें से एक डिजिट यहाँ पर लिखना है। मतलब आप 1 लिख रहे हो तो 1 लिखना है और 2 लिख रहे हो तो 2 लिखना है। अब 2 के बाद यहाँ पर मूव ऑन करना है जब अगले डिजिट पर, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो दूसरा आपका डिजिट होगा वो 8 से छोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 8 से छोटा होगा तभी वो इस दोनों के रेंज में लाई करेगा, इस दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। अगर इस दोनों इससे छोटा नहीं होता है तो वो इस रेंज से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। इस नंबर से छोटा चाहिए और इस नंबर से बड़ा नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हम ये वाला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं 640 650, ये वाला हमारा जो एग्जाम्पल है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एज वेल एज नॉन रेकरिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। आप खुद से कोई भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। आप उसके बीच में 1 या 2 या 10 या 15 जितने चाहे उतने इर्रेशनल नंबर्स लिख सकते हो इस प्रॉपर मेथड से। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हुआ, हमारा एक्सरसाइज 1.3 तक का सारा थियरी और एग्जाम्पल कवर हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सरसाइज 1.3 पर मूव ऑन कर सकते हो। आप यहाँ पर सारे सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने डाउट्स वहाँ पर रख सकते हो, जिसको हम सुबह या शाम जिस टाइम भी फ्री होंगे उस समय आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स वहाँ पर पुट डाउन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.3 तक का थियरी एज वेल एज एग्जांपल्स कंप्लीट। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट थियरी पे। जो कि है हमारा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेंगे हम और उससे हम इस पूरे कंसेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है कि हमें एक पर्टिकुलर रियल नंबर दे देगा और उसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई सा भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है 5.5132। इस पर्टिकुलर रियल नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो देखो
सबसे पहले सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, ये हो क्यों नहीं रहा? ओके फाइन, तो ये काम नहीं कर रहा भाई, जस्ट अ मिनट, इससे बनाते हैं। चलो मान लो हमारा ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा एक लाइन है। यहाँ कहीं हमारा 0 होगा, पीछे में कहीं -1 होगा, -2 होगा, ऐसे ही आगे कहीं 1 होगा, 2 होगा, ऐसे ही आगे कहीं 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे ही आगे इन्फिनिटी तक मूव ऑन करेगा, और पीछे ऐसे ही -इन्फिनिटी तक मूव ऑन करेगा। फाइन। अब इसमें देखो 5.5132 है, इससे हमें क्या समझ में आता है? ये जो नंबर है 5 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, मतलब इधर कहीं बीच में लाई कर रहा है। अब इसे हम जूम इन करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को हम जूम इन करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को हम जूम इन करेंगे, ठीक है। एक और लाइन बनाते हैं, एक प्यारा सा लाइन हो गया ये। अब इसके बाद हमने क्या किया, 5 6, सबसे पहले हमने इसे आइडेंटिफाई किया कि ये जो गिवन नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है। तो 5.5 है, ऑब्वियसली ये 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 6 के बीच में ये कहीं लाई कर रहा है। अब ये तो पता चल गया, पहला स्टेप हो गया, 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम फर्स्ट डेसिमल पॉइंट पे मूव ऑन करेंगे, ये हो गया हमारा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 and this one is 6.0, this one is 5.0। अब देखो यहाँ पर जब नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट पे मूव करते हैं तो वो होता है हमारा 5.51। अब 5.5 हमारा यहाँ पर है, ये वाला, ये कलर चेंज करते हैं शो करने के लिए, तो ये है हमारा 5.5, ये हमारा 5.6, 5.6। अब 5.51 जो है ये हमारा 5.5 से बड़ा है और 5.6 से छोटा है। 5.5 से बड़ा है 5.51 और 5.6 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई कर रहा है, 5.5 और 5.6 के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर जो है हमारा लाई कर रहा है। अब इसके बाद हम फिर से मूव ऑन करेंगे। हमारा नंबर क्या था, 5.5132, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 5.5132। तो हम इस डेसिमल पॉइंट तक मूव ऑन कर चुके हैं, अब यहाँ तक मूव ऑन करेंगे 5.513। यहाँ से क्या करना है हमें, ये पता चला कि 5.5 और 5.6 के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर लाई कर रहा है। तो एक फिर से प्यारा सा लाइन बनाते हैं, ठीक है भैया, प्यारा सा लाइन बना दिया मैंने। यहाँ पर हो गया हमारा 5.5 और यहाँ पर हो गया हमारा 5.6। फिर से हम मूव करेंगे 5.51, 5.52, 5.53, ऐसे हम मूव करते जाएंगे 5.59, तो ये हो जाएगा 5.60। अब यहाँ पर जब हम मूव करते हैं तो ये है 5.51, कलर चेंज करके देखते हैं तो ये हमारा 5.51, ये वाला।
और ये है हमारा 5.52। अब देखो ये वाला जो हमारा डिजिट है, ये जो हमारा नंबर है 5.51 से बड़ा है और 5.52 से छोटा है। क्यों? क्योंकि 5.513 जो है वो 51 और 52 के बीच में लाई करता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5.51 और 5.52 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है ये वाला नंबर 5.513। ठीक है, अब इसे हम जूम इन करेंगे, इसे फिर से जूम इन करते हैं। एक फिर से प्यारा सा लाइन बनाते हैं। ये हो गया हमारा, प्यारा सा तो नहीं, खराब सा बन गया, बट कोई बात नहीं। तो हमें रेंज पता है 5.51 एंड 5.52, इसके बीच में कहीं ना कहीं ये वाला नंबर लाई कर रहा है 5.513। आगे क्या था, जस्ट अ मिनट, 5.5132 हमारा ये था नंबर 5.5132। अब हम 3 डेसिमल पॉइंट तक मूव ऑन कर चुके थे। अब पूरे नंबर को एक बार में कंसीडर करेंगे। ये हो गया हमारा 5.511, 5.512, 5.513, 5.514, so on, 5.519 और ये बन जाएगा हमारा 5.520। अब ये जो हमारा नंबर है 5.513 और 5.514 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि 5.513 से ये नंबर जो है बड़ा है और इससे ये नंबर जो है वो छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पर रेंज निकल के आया 5.513 और 5.514 के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई कर रहा है। 5.514 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर जो है वो लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर लाई करेगा। अब कैसे इसे फिर से पहचानने के लिए एक बार मैं बता देता हूँ। 5.5132 है, 5.513 है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे बड़ा है, 32 है और यहाँ पर 30 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है 0 से बड़ा है। देखो किसी भी दो नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, पहले डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 5 और 5 सेम हो गया, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट पे मूव करेंगे, 5 हो गया, 5 हो गया सेम, 1 हो गया, 1 हो गया सेम, 3 हो गया, 3 हो गया सेम। अब यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, मतलब 2 जो है 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 5 और 5 हो गया सेम, ये 5, ये 5 फिर से सेम, ये 1, ये 1 फिर से सेम, ये 3, ये 4, मतलब 4 जो है 3 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है वो इस वाले नंबर से बड़ा है, इस वाले नंबर से बड़ा है। तो ऐसे हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है वो इन दोनों रेंज के बीच में लाई कर रहा है, 5.513 से बड़ा है और 5.514 से छोटा है। अब एक लास्ट स्टेप पे हम मूव ऑन करेंगे और इसे हम आसानी से प्लॉट कर पाएंगे। देखो करना क्या है, एक फिर से प्यारा सा लाइन तो बन नहीं रहा है, तो गंदा सा लाइन बनाते हैं। ये हो गया हमारा, और गंदा सा बनाते हैं, ये हो गया हमारा और गंदा सा लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जूम इन करना है, 5.513 और 5.514। हमारा डिजिट क्या है, 5.5132। अब यहाँ पर हमारा आएगा 5.5131, यहाँ पर आएगा 5.5132, यहाँ पर आएगा 5.5133,
एंड सो ऑन। यहाँ पर आएगा 5.5139 और यहाँ पर आएगा 5.5140। तो ये देखो 5.5132 जो है हमारा वो यहाँ पर देखने से मिल रहा है। दूसरे नंबर से इसे हाईलाइट करते हैं। देखो यहाँ पर 5.5132 इसे ऐसे मार्क करेंगे, इसे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 5.5132। ये हमारा मेथड हो गया किसी भी चीज को, किसी भी रियल नंबर को प्लॉट करने का। फाइन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर मेथड को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन मेथड। तो इसमें हमने किया क्या कि सबसे पहले उस नंबर को हमने सबसे छोटे पहले डिजिट से स्टार्ट किया, उसे आइडेंटिफाई किया कि वो किस दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद हमने एक डिजिट और मूव ऑन किया, उसके बाद फिर से उसे कंपेयर किया वो किस दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद फिर से एक डिजिट मूव ऑन किया, तब तक मूव ऑन करते रहेंगे जब तक वो पूरे डिजिट्स कवर ना हो जाए। और लास्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ कि सारे डिजिट्स जब कवर हो गए तो हमने इसे फाइनली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कहां पर लाई कर रहा है और इसे हम प्लॉट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा और इजी सा मेथड किसी भी चीज को नंबर लाइन पे प्लॉट करने का, किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने का। फाइन। तो हमारा लेक्चर जो है वो ऑलरेडी 40 मिनट प्लस हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.4 तक के थियरीज एंड एग्जाम्पल्स सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर थियरीज और एग्जाम्पल्स हमने सब कुछ कवर कर लिया एक्सरसाइज 1.4। तो आपका जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 और हमने पीछे एक होमवर्क दिया था 1/7 को प्लॉट करना था। ठीक है, 1/7 मतलब इसका जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा था उसे p/q फॉर्म में सॉल्व करना था, प्रॉपर मेथड से जो भी हमने ऊपर सॉल्व किया है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 तक का थियरी और एग्जाम्पल सब कुछ कवर हो गया। सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, एक एक चीज हमने समझ लिया, कैसे किस चीज को प्लॉट करना है, कैसे किस चीज को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमने समझा कि जो भी रेकरिंग नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में जो भी रेकरिंग नंबर्स हैं उन्हें p/q फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, उसका प्रॉपर मेथड क्या है, किस स्टेप्स को फॉलो करना है उसे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया, दो एग्जाम्पल्स लिए, उसके अच्छे से उसे समझ लिया। उसके बाद हमने इस चीज पर मूव ऑन किया मैग्निफिकेशन मेथड पे, जिसपे इसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। तो इस मेथड को भी हमने समझ लिया कैसे प्लॉट करना है। इसे आप 1 से 2 बार देखो, अच्छे से देखो, इसका नोट्स बनाओ और उसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है बुक में उसे सॉल्व करो। ऑलराइट। तो इसके बाद क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बनेगा, जैसे आपका प्रैक्टिस होगा वैसे ही आपका जो स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो भी इम्प्रूव होगा। अब जब वो इम्प्रूव होगा तो आप एग्जाम्स में उसे बहुत तेजी से, बहुत ही अच्छे से और इजीली आप उसे सॉल्व कर पाओगे बिना किसी डिफिकल्टी के। फाइन। तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो भी एक्सरसाइजेज हैं और जो भी थियरीज जो भी रह गए हैं उसे हम सॉल्व मतलब समझ लेंगे और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर को फाइनली फिनिश करेंगे और एक लेक्चर के बाद। तो फिर मिलते हैं, अच्छे से आप पढ़ते रहें, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। और देखो, टेंशन नहीं लेना यार, देखो जो भी ये चीज होता है वो हमारे लिए ही होता है एट द एंड। ये जो जो भी बेनिफिट्स होंगे इनके वो सब हमारे लिए हैं, ये हमें आगे हेल्प करेंगे, आगे ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो पढ़ाई है ये कहाँ हेल्प करेगा, मतलब ये सब पढ़ के क्या है, एप्लीकेशन तो है नहीं कुछ रियल वर्ल्ड में इसका। तो ऐसा नहीं है, देखो ये सब जो है बेसिक चीज़ है, इससे क्या होता है आपका जो ब्रेन पावर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और
हमारा जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो ब्रेन पावर है वो पिछले दिन से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ हो। तो इस चीज को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी जिम जाता है तो क्यों जाता है? मसल गेन करने के लिए जाता है ऑब्वियसली। तो मसल गेन कैसे होगा? वो वहां पर एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे सेट ऑफ स्क्वाट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है जो भी वो करते हैं मसल गेन करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वो उस चीज को ट्रेन करने के लिए उस चीज को थोड़ा हर्ट कर रहे हैं, उस चीज पे थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपके ब्रेन पावर को बढ़ाना है तो इन द सिमिलर वे, अगर आपके ब्रेन पावर को बढ़ाना है तो उसे थोड़ा आपको हर्ट करना पड़ेगा, उसे थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, उसे प्रेशर झेलना पड़ेगा। तभी आपका ब्रेन पावर जो है वो अगले दिन से निखर के आएगा, पिछले दिन से थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस चीज से हमें डरना नहीं है, अच्छे से आराम से पढ़ते जाना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है और इजीली इस चीज से मूव ऑन कर जाना है, आराम से निकल जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, कीप लर्निंग कीप रीडिंग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय, एंजॉय।